मुगलों का कोई एक भी शासक ऐसा नहीं था जिसने भारत को अपनी मातृभूमि माना हो, इस देश को अपना माना हो। पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अकबर तो अलग था, अकबर तो महान था। तो ऐसा है कि महाराणा प्रताप के ही एक सेनाध्यक्ष भामा शाह कावड़िया और उनके अधिकारियों ने कितनी ही बार अकबर की सेना को पकड़ा है, कितने ही तोला सोना और चांदी सूरत से समुद्र के रास्ते अरब पहुंचाते हुए। और इसी तरह का कार्य, भारत की संस्कृति को समाप्त करने का कार्य, यहां की संपदा को समाप्त करने का कार्य और अधिक विस्तार से औरंगजेब ने किया। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब मुगलों का सबसे ज्यादा क्रूर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा था। पर जितना शक्तिशाली ये था, उतनी शक्ति के साथ भी भारत के कई वीर उत्पन्न हुए, जिसमें आते हैं पश्चिम से अपने साम्राज्य को उठाते हुए पूरे दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य जमाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। मध्य भारत से आते हैं राजा छत्रसाल और उत्तर में आते हैं गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह। पर नॉर्थ ईस्ट का क्या, पूर्वोत्तर का क्या? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार वो लोग कौन थे जिन्होंने औरंगजेब को, मुगलों को अपनी धरती पर कदम तक रखने नहीं दिया, और यदि उन्होंने एक बार भी कदम रखा तो किस प्रकार उन्हें मार भगाया। यह कहानी है अहोम साम्राज्य की। बस इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का अदिति के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। बात छोटी है पर उतनी ही गहरी है। इस देश के पूर्वजों ने जितनी भी वीरता के साथ भारत की रक्षा करी, जितनी महानता के साथ उन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए कार्य किया, उसे हम अपने संस्कारों में कैसे पिरोएंगे? उनकी वीरता, उनकी महानता, उनके आध्यात्म को यदि हमें अपने संस्कारों में पिरोना है तो उसके लिए हमें केवल और केवल कथाओं का ही धागा इस्तेमाल में लाना होगा। केवल कथाओं के ही धागे का प्रयोग करके हम अपने संस्कारों में उनकी गाथा को पिरो सकते हैं। और इसी कारण वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में कथाओं को इतनी मान्यता दी गई है। एक बात छोटी सी और समझिए कि संस्कृति जो है और संस्कार, इन दोनों के मध्य जो एक प्रवाह है वो केवल कथाओं का है। केवल कथाओं के प्रवाह के कारण ही संस्कृति संस्कारों में परिवर्तित हो सकती है। और इसी कारण यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने पूर्वजों के बारे में घर घर में बात करें। हर माता पिता अपने बच्चों से इनकी कहानियों के बारे में बात करें, इनकी वीर गाथाओं को बताएं। यह बात केवल सरकारों तक ही सीमित नहीं है कि सरकारें क्या कर रही हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है। वो जो भी कर रहे हैं, बच्चे तो हमारे हैं, उनका भविष्य हमारे ही हाथों में है। इसी बात को आगे ले जाते हुए अब मैं कहानी सुनाता हूं अहोम साम्राज्य की, जिसकी स्थापना हुई 1228 में, और यह साम्राज्य अडिग खड़ा रहा 1826 तक। यानी आप समझ सकते हैं कि जो हमें पढ़ाया जाता है कि मुगल शासनकाल कितना महान था, वो अहोम साम्राज्य के आगे कितना छोटा था। और इस साम्राज्य को महान बनाने में कई योद्धाओं का हाथ रहा है, कई महान व्यक्तियों का हाथ रहा है, जिसमें एक आते हैं लाचित बोरफुकन। ये एक महान सेनानी थे जो शिवाजी के समकालीन थे, यानी ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी। कई हिस्टोरियंस लाचित बोरफुकन की नौसैनिक रणनीति यानी नेवल वॉरफेयर की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति के साथ करते हैं। यानी कि दोनों ही समकालीन तो थे ही, कंटेम्पररी तो थे ही, पर अपनी रणनीति में दोनों ही इक्वली महान भी थे। पर यह बात भारत के घर घर में नहीं पता है, बच्चे बच्चे को नहीं पता है। इस ही कारण अपनी ओर से मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो तो इन पर करना बनता ही है। पर वो वीडियो ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उनकी महानता को
केवल इस छोटे से वीडियो में समेटने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। इनके बारे में और पूर्वोत्तर के कितने ही और वीर और वीरांगनाओं के बारे में हम जल्द ही एक सीरीज करना आरंभ करेंगे। पर इस वीडियो में मैं लाचित बोरफुकन के जीवन काल में लड़ा गया एक महान युद्ध, उसकी एक झलक आपको दूंगा। यह युद्ध था सराय घाट का युद्ध, जो लड़ा गया 1671 में। किसी भी युद्ध के बारे में जानने के लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि को समझना भी उतना ही आवश्यक है, यानी कि उसके बैकग्राउंड को। क्यों वो युद्ध लड़ा गया, किन परिस्थितियों में उस युद्ध को लड़ा गया। सराय घाट के इस युद्ध के बारे में भी मैं आपको 4 युद्धों के बारे में बताऊंगा, जिनको मिला करके हम समझेंगे कि सराय घाट का जो युद्ध था वो इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ। इस कहानी का आरंभ होता है 1663 से, यानी 1663 से, जहां पर एक और अहोम साम्राज्य के राजा थे, राजा जयध्वज सिंघा, और वहीं पर ही मुगलों ने यानी औरंगजेब ने मीर जुमला को गुवाहाटी का सूबेदार बनाकर रखा था। इन दोनों ही के बीच सन 1663 में एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अहोम साम्राज्य की हार हुई। हार के फलस्वरूप राजा जयध्वज को अपना साम्राज्य अब मुगलों को सौंपना था। परंतु यहीं पर ही मुगलों ने एक चाल चली। उन्होंने पहले तो राजा जयध्वज के साथ एक संधि कर ली, जिसमें उन्होंने राजा जयध्वज को अपना साम्राज्य रखने दिया। परंतु फिर वहीं पर ही साम्राज्य रखने के एवज में उन्हें से एक भारी कीमत वसूली। 90 हाथी, 3 लाख तोला चांदी और राजा जयध्वज की पुत्री, जिसे मुगलों ने अपने हरम में रखा। यह हार, यह संधि अहोम साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुखदाई थी, पीड़ादायक थी। जयध्वज सिंघा के बाद अब राजा बने चक्रध्वज सिंघा, जिन्होंने यह प्रण लिया कि वो अहोम साम्राज्य का मान सम्मान पुनः स्थापित करेंगे, गुवाहाटी को वो मुगलों से मुक्त कराएंगे। और इसी कारण उन्होंने अपने एडवाइजर लाचित को बोरफुकन बनाया। बोरफुकन यानी कि सेनाध्यक्ष। लाचित का पूरा परिवार अहोम साम्राज्य को समर्पित था। उनके पिता भी सेनाध्यक्ष थे, और इसी कारण लाचित का पूरा बचपन इसी पढ़ाई लिखाई में गया, जिसमें रणनीति के साथ साथ फिलॉसफी और आर्ट्स भी उन्होंने सीखी थी। इसी कारण पहले वो एडवाइजर भी बने और अब वो बने सेनाध्यक्ष। इसी कारण अब वो कहलाए लाचित बोरफुकन। अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो किस प्रकार अहोम साम्राज्य का मान सम्मान पुनः लौटाएंगे। उस समय गुवाहाटी का सूबेदार था फिरोज खान। और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेज पर, जो है 1667 का युद्ध। इस युद्ध में लाचित ने सीधे तौर पर लड़ाई नहीं करी, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया। उन्होंने, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्ट्रैटेजी के तहत पहले तो फिरोज खान की जो तोपें थीं उनमें जाकर के रात को पानी भर दिया, यानी कि अगले दिन जितनी भी तोपें थीं, जो कि सैकड़ों की संख्या में थी, वो सभी तोपें बर्बाद हो गई। और यही समय था लाचित का मुगलों पर आक्रमण करने का। वो टूट पड़े और मुगलों को भागना पड़ा। 4 नवंबर 1667 को लाचित बोरफुकन ने गुवाहाटी की धरती पर पुनः अहोम साम्राज्य का ध्वज लहरा दिया। पर मुगलों ने हार नहीं मानी, वो फिर से आए और इस बार औरंगजेब ने राजा राम सिंह के साथ एक बहुत बड़ी फौज भेजी। 30,000 सिपाही, 5,000 बंदूकें
18,000 घुड़सवार, 40 जहाज, इन सभी के साथ राजा राम सिंह चल पड़े अहोम साम्राज्य पर हमला करने। लाचित को जब यह पता चला कि मुगल इतनी बड़ी सेना लेकर के अहोम पर अब आक्रमण करने वाले हैं, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्हें यह तो पता था कि यदि वो सीधे तौर पर मुगलों से युद्ध करेंगे तो उनकी हार निश्चित है। तो उन्होंने एक मिट्टी की लंबी सी दीवार बनाई जिससे कि मुगलों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। वो चाहते थे कि मुगल अपना रास्ता बदलकर नदी के रास्ते आगे बढ़ें, और नदी के रास्ते यदि वो आगे बढ़ते हैं तो ये अहोम की सेना के लिए एक एडवांटेज होगा। और इसी कारण उन्होंने अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि आप रातों रात एक बड़ी सी बहुत मजबूत सी मिट्टी की दीवार बनाएं। इस कार्य का जिम्मा उन्होंने सौंपा मोमोई को। अब यहीं पर ही हिस्टोरियंस में दो राय आती है। पहले सेट ऑफ हिस्टोरियंस कहते हैं कि मोमोई का मतलब हो गया उनके मामा, और दूसरी तरफ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि मोमोई हुए इंजीनियर्स। पर बात जो भी है, रात भर में कार्य करना था, बड़ी सी मजबूत सी दीवार बनानी थी, और उसी दीवार के इंस्पेक्शन के लिए लाचित आधी रात को वहां पर पहुंचे। उन्होंने जब यह देखा कि वहां पर जो सिपाही हैं वो सो रहे हैं, दीवार पूरी तरह से बनी नहीं है, और जो मोमोई हैं उनका कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो उन्होंने पहले तो ये कहा, देशत कोई मोमोई दंगौर न होय, अर्थात मामा देश से बड़े नहीं हैं। और ऐसा कह करके उन्होंने अपनी तलवार से मोमोई की गर्दन काट दी। ये लाचित बोरफुकन का अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण था। उनको पता था कि यह दीवार खड़ी होनी आवश्यक है। इसी दीवार के कारण मुगल चलेंगे अब नदी के रास्ते, और तभी मुगलों को हराया जा सकता है। यदि यह दीवार समय पर खड़ी नहीं हुई तो अहोम साम्राज्य की हार अब निश्चित है। और इसी कारण, इसी डेडिकेशन के कारण उन्होंने मोमोई की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अब जैसा लाचित ने प्लान किया था हुआ भी वैसा ही। मुगलों को सामने दिखी लंबी सी दीवार, उन्हें बदलना पड़ा अपना रास्ता, और अब वो लंबे रास्ते से हो करके ब्रह्मपुत्र नदी के घाटों से होते हुए आगे बढ़ने लगे। यानी कि अब उन्हें बहुत अधिक समय लगना था अहोम साम्राज्य की सेना के साथ भिड़ने के लिए। लाचित भी वर्षा ऋतु का इंतजार कर रहे थे जब ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होती है। वो मुगलों के लिए तो काल होती, परंतु अहोम सेना के लिए वरदान। परंतु जो राजा थे वो थोड़े से हो गए उत्सुक। उनसे इंतजार नहीं हुआ कि मुगल हम तक आए और तब हम उन पर अटैक करें। तो उन्होंने लाचित को यह आदेश दिया, जो कि लाचित के प्लानिंग के अगेंस्ट था, कि आप डायरेक्टली अब हमला करिए मुगलों पर। परंतु राजा का आदेश है, मानना पड़ेगा। और इसी कारण अब तीसरा जो स्टेज है, जो तीसरा युद्ध है, वो था एल्बॉय में 1669 का युद्ध, जहां पर लाचित को इतनी प्लानिंग करने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अब मुगलों से सीधा युद्ध करना था। इस युद्ध में 10,000 अहोम सिपाही वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति में वीर क्या करते हैं, धीर क्या करते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने क्या किया था? पावन खिंड के युद्ध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था? उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, यही नारा उन्होंने अपनी सेना को दिया, अपने संपूर्ण समाज को दिया। लाचित बोरफुकन ने भी पूरे 2 वर्ष लगाए सभी प्रकार की जनजातियों को एकत्रित करने में, उनमें मातृभूमि के प्रति बलिदान होने की भावना को जगाने में। और फिर युद्ध हुआ 1671 का सराय घाट का युद्ध।
इस युद्ध से पहले ही लाचित की तबीयत खराब हो गई थी। उनके वैद्यों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था, परंतु जो योद्धा मातृभूमि को समर्पित होते हैं उनके जीवन में आराम नहीं होता। इस युद्ध के पहले चरण में मुगलों का पलड़ा भारी था। जब लाचित को अपने कैंप से यह पता चला कि अहोम सेना घबरा गई है, अहोम सेना पलायन कर सकती है, भाग सकती है, तब अपने वैद्यों की बात को अनसुना करते हुए, अपनी तलवार को थामते हुए लाचित बिजली की तरह कूद पड़े मुगलों पर और उन्होंने ताबड़तोड़ औरंगजेब की सेना को धूल चटाना आरंभ किया, या फिर यूं कहें पानी में भिगो भिगो कर मारना आरंभ किया। दोस्तों, हिस्टोरियंस इस युद्ध के बारे में एक इंस्टेंस बताते हैं कि जो राजा राम सिंह था, जब उसे पता चला कि वो हार रहा है तो उसने एक चाल चली। उसने एक तीर और उस तीर पर एक चिट्ठी लिख करके वो तीर फेंका अहोम सेना की ओर। वो तीर पहुंचा राजा के पास, जिस चिट्ठी पर यह लिखा था, हमने लाचित को 1,00,000 रुपए दिए हैं गुवाहाटी खाली करने के लिए। तो अब लाचित को गुवाहाटी खाली करना होगा। यानी कि उन्होंने चाल चली ये बताने के लिए कि लाचित को हमने खरीद लिया है। राजा ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो कुछ क्षण के लिए तो उन्हें लाचित पर डाउट हुआ, परंतु तभी जो उनके प्रधानमंत्री थे उन्होंने राजा को लाचित का देश के प्रति समर्पण और लाचित के पूरे परिवार का जो समर्पण था उसकी याद दिलाई, जिससे कि राजा को पुनः लाचित पर विश्वास हुआ और तब राजा ने लाचित को अपने ही ढंग से युद्ध करने के लिए पूर्ण सहयोग दिया। और जब ऐसा क्रांतिकारी योद्धा युद्ध भूमि में हो, जिसके लिए केवल मातृभूमि ही सर्वस्व हो, तो ऐसा योद्धा युद्ध भूमि में क्या कर सकता है। हम सभी समझ सकते हैं कि मुगलों का क्या हुआ होगा, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ होगा। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों को मानस नदी तक खदेड़ दिया गया था, जो कि अहोम साम्राज्य का पश्चिमी ओर है। यानी कि अब पूरे गुवाहाटी पर फिर से केवल और केवल अहोम साम्राज्य का आधिपत्य ही था। इस युद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा राम सिंह ने औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें यह कहा था कि ये जो अहोम की सेना है, ये प्रेत हैं, ये भूत हैं, ये रात को ही हमला करते हैं, कहां से आते हैं कहां जाते हैं हमें दिखता ही नहीं है। इसी युद्ध के कुछ महीनों बाद 25 अप्रैल 1672 को लाचित बोरफुकन अपनी ही मातृभूमि में सदैव के लिए विलीन हो गए। दोस्तों, ये देश बहुत भाग्यशाली है जिसे लाचित जैसे सुपुत्र बारंबार मिले हैं। ऐसे ही योद्धाओं के कारण ये धरती पवित्र है, हमारा आज सुरक्षित है, हमारी संस्कृति सनातन रही है। ऐसे ही और योद्धाओं के बारे में मैं सिद्धार्थ अतिशीघ्र और भी कथाएं लेकर के आऊंगा, परंतु तब तक आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी, और जितना हो सके उतना अपनी ओर से आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।